हेलो, मैं शाहनवाज आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं और मैं कंटिन्यू कर रहा हूं वर्क एनर्जी एंड पावर। और इस पार्ट 4 लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे एनर्जी एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इट मीन्स आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में कि एक्चुअल में एनर्जी होती क्या है और एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म्स अवेलेबल हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि एनर्जी को किन किन फॉर्म्स में यूज़ किया जा सकता है। तो डेफिनेटली आज इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, ध्यान से देखिएगा इसे। डेफिनेटली आप इसे एंजॉय करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज आप गैदर भी करने वाले हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि एनर्जी हमारी लाइफ की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, या फिर हमारी लाइफ में, हमारी डोमेस्टिक लाइफ में, हमारी कमर्शियल लाइफ में, हमारी डेली रूटीन लाइफ में हम जितने भी अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं या जितने भी तरह के वर्क करते हैं, उन सभी के लिए एनर्जी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। एनर्जी इज़ द मस्ट। ये कहना गलत नहीं होगा। अगर हम किसी व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ हम किसी कार का यूज़ कर रहे हैं, किसी बाइक का यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कार, वो बाइक, वो व्हीकल तब तक ही रन करेगा जब तक उसमें एनर्जी होगी या जब तक उसे एनर्जी मिलेगी। डेफिनेटली उसे जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी फ्यूल से। आप जो फ्यूल उसमें भरते हैं, ठीक है, उस फ्यूल से उस कार को एनर्जी मिलती है और फाइनली वो कार रन होती है। कार सड़कों पर दौड़ने लगती है, हवा से बातें करने लगती है, और डेफिनेटली जैसे ही उसका फ्यूल फिनिश होता है कार भी रुक जाती है, कार फिर चलना बंद कर देती है। इसी तरह से अगर मैं किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात करूं, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी तब तक ही रन होगी जब तक उसे एनर्जी मिलेगी। ऑब्वियसली वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको सामने एक लिफ्ट का पिक्चर नज़र आ रहा है। इस तरह की लिफ्ट्स आपने डेफिनेटली कई बार इस लिफ्ट में आप सवार हुए होंगे और आप नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हुए होंगे। इस लिफ्ट में अगर मैं कहूँ कि इस लिफ्ट का ऑपरेशन कब तक परफॉर्म होगा, तो डेफिनेटली जब तक ये मोटर रन करेगी। और ये मोटर कब तक रन करेगी? डेफिनेटली जब तक इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑपरेट द लिफ्ट। मैं कह सकता हूँ, या हम ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हमने देखा वर्क की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में। वर्क इज़ व्हाट? whenever a force is applied on a body and the body get displaced in the direction of the force, so definitely we can say there will be the work. इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई काम हो रहा है, किसी काम को करना है, ऑब्वियसली किसी काम को करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो यहाँ से हम एनर्जी की डेफिनेशन दे सकते हैं। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू द वर्क। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू द वर्क। मोर द एनर्जी इन द बॉडी, मोर इज द वर्क द बॉडी कैन डू। यस, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी किसी बॉडी में, बॉडी उतना ज़्यादा वर्क कर पाएगी। हम अपना खुद का एग्जांपल ले सकते हैं। हम में जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, हम उतना ज़्यादा काम कर पाते हैं, उतना ज़्यादा एक्टिव रह पाते हैं, उतना ज़्यादा एफिशिएंट रह पाते हैं। डेफिनेटली जब हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हम थक जाते हैं, तो हम फिर काम इतना कर नहीं पाते, हमारी इफ़िशियंसी कम हो जाती है, हम काम कम कर पाते हैं। वी कैन से more the energy in the body, more is the work the body can do. And what is it? Energy is defined as a capacity to do the work. हमें ये बोलना नहीं है एनर्जी कैसे डिफाइन हो रही है। एनर्जी एक तरह से वर्क करने की कैपेसिटी को डिफाइन कर रही है। कोई बॉडी कितना वर्क कर सकती है, डेफिनेटली उसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो यहाँ पर एनर्जी किसी बॉडी के वर्क को करने की कैपेसिटी को डिफाइन कर रही है। ठीक है, अब एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसमें डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। हमने कभी ऐसा नहीं सुना या कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई या इस डायरेक्शन में इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह के स्टेटमेंट्स कहीं ना तो आपने सुने होंगे, ना कभी का आप पढ़ेंगे। डेफिनेटली एनर्जी इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी कैसी है? एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। हमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की वैल्यू से मतलब होता है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या फिर कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। ठीक है, अब एनर्जी की वैल्यू से हमें मतलब है, तो डेफिनेटली एनर्जी को मेज़र करने के लिए एक यूनिट की रिक्वायरमेंट भी होगी। श्योर वो यूनिट जो होगी एसआई यूनिट में जूल। ठीक है, एनर्जी को हम मेज़र करते हैं नॉर्मली जूल में। अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं, तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। ठीक है, आपको याद रखना है इन दोनों के बीच में रिलेशन। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, या ऐसा मैं कह दूं, 1 जूल का मतलब होता है 1 करोड़ अर्ग।
ठीक है, और ज़्यादा आसान होगा इसे समझना। 1 जूल इक्वल्स टू 1 करोड़ अर्ग, या 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। अब वर्क और एनर्जी, अभी जैसा मैंने कहा कि किसी बॉडी में जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वो वर्क कर पाएगी। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि एनर्जी और वर्क में बहुत गहरा रिश्ता है, इनका आपस में जन्म जन्म का नाता है, बहुत लंबा गहरा रिश्ता है। तो चलिए इनके रिश्ते को समझते हैं हम। सो वी कैन से द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज सेम। ठीक है, सबसे ख़ास बात कि वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है। आपको याद आ रहा होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क की जो यूनिट थी वो भी जूल ही कही थी। ठीक है, और यहाँ पर हम एनर्जी की यूनिट भी जूल ही कह रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आई कि वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम है, जूल है। ठीक है, तो कितना गहरा रिश्ता है देख लीजिए अब आप। दिस इज बिकॉज दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज आर इंटर कन्वर्टिबल। यस, ये दोनों क्वांटिटीज़ को आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, दोनों क्वांटिटीज़ को आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। that is energy can be converted into work and the work can be converted into energy. yes, किसी बॉडी की एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी बॉडी के द्वारा किया गया वर्क हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कैसे होगा? सो मोर एक्ट्स फोर्स एक्ट्स एज ए मीडिएटर इन दिस कन्वर्जन। इस कन्वर्जन में फोर्स एक मीडिएटर का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एनर्जी का कंजम्पशन भी कब होगा? जब आप कोई काम करेंगे, और कोई भी काम कब होगा? जब फोर्स अप्लाई होगा और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यस, सो डेफिनेटली यहाँ पर फोर्स जो होगा वो एक तरह का इंटरमीडिएटर होगा। ठीक है, जो कन्वर्जन शो करेगा, जो कन्वर्जन की प्रोसेस को शो करेगा, या मैं सिंपल वे में कहूँ कि जो आपस में ये बताएगा कि वर्क को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जैसा मैंने अभी कहा कि एनर्जी को मेज़र करने की यूनिट होती है जूल। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जूल ही होती है, जूल के अलावा भी और भी यूनिट्स हैं एनर्जी को मेज़र करने की। एक होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जब हम बिल्कुल स्मॉल लेवल पर जाते हैं, जब हम बिल्कुल एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल पर जाते हैं और हम बिल्कुल किसी पर्टिकुलर मैटर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और हम इतने छोटे लेवल की बात करते हैं एटॉमिक लेवल की, कि वो एटम्स सपोज कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर जंप कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर उस इतने छोटे से लेवल के एनर्जी लेवल को मेज़र करने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज़ करते हैं वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह से किसी पर्टिकुलर एटम की एनर्जी को डिफाइन कर रहा होता है। आप देखिए कितनी छोटी यूनिट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 10⁻⁻19 जूल, कितना छोटा एनर्जी लेवल है, आप समझ सकते हैं। तो इतने छोटे एनर्जी लेवल को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा और भी यूनिट होती है कैलोरी वर्ड नॉर्मली आपने सुना होगा भाई, हम अपने लिए यूज़ करते हैं पर्सन, आज आपने कितनी कैलोरी बर्न की, ऐसा आपने कई बार सुना होगा, है ना। ये खाने से इतनी कैलोरी बर्न होती है, इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है, इट मीन्स कि इतनी एनर्जी आप शो ऑफ कर पाते हैं। तो इस तरह से कैलोरी भी बेसिकली एक तरह की एनर्जी की यूनिट होती है, और 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू होता है 4.186 जूल। ठीक है, एक नॉर्मल यूनिट है ये। इसके बाद बात होती है किलो वाट आवर, KWH। नॉर्मली हमारे घर में जो एनर्जी मीटर्स लगे होते हैं, यस, जो बिजली के मीटर लगे होते हैं, जिसकी रीडिंग देखकर हमारे घर का बिजली का बिल आता है, वो बिजली का बिल जो होता है वो होता है कि आपने कितनी यूनिट बर्न की इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, और 1 यूनिट इज इक्वल्स टू होता है 1 KWH, 1 किलोवाट आवर। ये बेसिकली शो करता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी की कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। ठीक है, सो यहाँ पर 1 KWH की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब 1 KWH इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 10⁻⁶ जूल, देखिए आप कितनी बड़ी क्वांटिटी है ये। 10⁻⁶ मीन्स होता है 10 लाख। इतनी बड़ी क्वांटिटी, इतना सारा जब एनर्जी कंजम्पशन आप करते हैं तब जाकर होता है 1 KWH। सो ये एक बहुत बड़ी यूनिट है। KWH इज़ अ वेरी बिग यूनिट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी मेजरमेंट। ठीक है, तो इसका भी यूज़ होता है नॉर्मली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन में, या उसको मेज़र करने के लिए।
सो इस तरह से हमने देख लिया कि बेसिकली एनर्जी होती क्या है, किस पर्टिकुलर यूनिट में उसको मेज़र किया जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी किन किन फॉर्म्स में अवेलेबल है या फिर एनर्जी को हम किन किन फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो एनर्जी जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है ना। वो एनर्जी जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। हम नॉर्मली हमारी डोमेस्टिक लाइफ में या डेली रूटीन लाइफ में सॉलिड फ्यूल्स का, इस तरह से लकड़ियों का, वुडन्स का, ठीक है, फिर कैरोसिन का, इस तरह के लैंप्स को जलाने के लिए, किसी सीएनजी गैस का, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का, इस तरह के व्हीकल्स को ऑपरेट करने के लिए, या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर्स का हम लोग यूज़ करते हैं घर में खाना वगैरह बनाने के लिए, या फिर पेट्रोल डीजल, ठीक है, इस तरह से व्हीकल्स को रन करने के लिए, या फिर इस तरह से चारकोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये सारी तरह की जो फ्यूल्स हैं ये बेसिकली केमिकल एनर्जी रिलीज़ करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, इस तरह के फ्यूल्स को जब इग्नाइट किया जाता है, जलाया जाता है, तो ये फिर एनर्जी अपने आप में से रिलीज़ करते हैं। हम कह सकते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, कोल, चारकोल, सीएनजी, एलपीजी आर फ्यूल्स विच आर रिच इन केमिकल एनर्जी। यस, ये सारे की सारे केमिकल एनर्जी में रिच होते हैं। When we ignite these substances in the presence of air, yes, जब हम इस तरह के substances को, कौन से substances जो ऊपर लिखे हुए हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, कोल, चारकोल, सीएनजी, एलपीजी, इस तरह के सारे फ्यूल्स को जब हम एयर की प्रेजेंस में इग्नाइट करते हैं, है ना, इनको बर्न करते हैं, सो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन होती है एक तरह की, ठीक है, during which the chemical energy is released mostly in the form of heat energy. Yes, तो जब केमिकल रिएक्शंस होती है इस तरह के फ्यूल्स की, तो वहाँ से केमिकल एनर्जी रिलीज होती है और वो केमिकल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। इसी के तहत जो सेकंड एनर्जी का फॉर्म होता है वो होता है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी हम कितना यूज़ करते हैं, हम अगर सपोज़ हीट एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा खाना बनाने में। आप देखते होंगे किचन में नॉर्मली हम खाना जब बनाते हैं तो हम हमारे खाने को हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी पक जाता है ना। इसके अलावा अगर किसी बॉडी की बात करूँ, किसी पर्टिकुलर मटेरियल की बात करूँ, तो हर पर्टिकुलर मटेरियल में अपनी एक हीट एनर्जी होती है। हीट एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है, इसको हम मेज़र कैसे करते हैं, तो जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, है ना, जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो एक्चुअल में हम उस बॉडी में एग्जिस्ट हीट एनर्जी को मेज़र कर रहे होते हैं, है ना। हीट एनर्जी को मेज़र करने के लिए हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। सो टेम्परेचर इज ए सोर्स टू मेज़र द हीट। सो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर बॉडी की बात करूं तो हर बॉडी का अपना एक टेम्परेचर होता है। इससे ये समझ में आता है कि हर बॉडी में कोई ना कोई हीट एनर्जी होती ही होती है। सिंपल वे में अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो आप नॉर्मली रूम टेम्परेचर देखेंगे 300 डिग्री केल्विन या 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये एक तरह की हीट एनर्जी को शो कर रहा है कि आपके रूम में इतनी हीट एनर्जी अवेलेबल है। अगर हम हमारी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी का नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई हमारी बॉडी में हीट एनर्जी है। और होता भी है, कई बार आपने अपने दोनों हाथों को ज़ोर से रगड़ा होगा हथेलियों को, तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। अक्सर ठंड के दिनों में हम करते हैं ऐसा, क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में हीट है और हमें उसे रिलीज़ करना है। सो इस तरह से हीट एनर्जी बेसिकली हर जगह अवेलेबल है। सो द एनर्जी possessed बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड द हीट एनर्जी, ठीक है। सो दिस एनर्जी इज रिलीज्ड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। नॉर्मली हम किसी भी पर्टिकुलर मैटर की अगर बात करते हैं या मटेरियल की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि उस मटेरियल में, उस मैटर में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मोशन कर रहे होते हैं, है ना, वो बॉडी में मोशन कर रहे होते हैं। तो वो पार्टिकल्स जब मोशन करते हैं तो ऑब्वियसली किस वजह से मोशन कर रहे हैं, क्योंकि उनमें हीट एनर्जी है और वो हीट एनर्जी उन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो मोशन करते हैं, है ना। या मैं ऐसा कहूँ कि वो हीट एनर्जी जो होती है वो किसी पर्टिकुलर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, कई बार आपने पानी को गर्म किया होगा। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो नीचे के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऊपर आते हैं, ऊपर वाले नीचे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सबसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो जब हीट एनर्जी लेते हैं इस तरह के सोर्स से,
तो क्या होता है, वो एनर्जाइज होते हैं, है ना, उनको एनर्जी मिलती है, और उनको एनर्जी मिलने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोशन करना शुरू करते हैं, है ना। और मोशन करते हैं, इट मीन्स कि उनमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, और वो मोशन करते करते ऊपर की तरफ जाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद जब अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं तब वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को हीट एनर्जी मिलती है तो वो मोशन करने लगता है, और जब वो मोशन कर रहा है इट मीन्स कि उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई है। दैट्स वाई वी से दिस एनर्जी इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स कौन हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट एनर्जी की। लाइट एनर्जी, यस, बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी है लाइट एनर्जी। ये जितनी भी रंगीन दुनिया हम देख रहे हैं ना, ईश्वर ने हमें दिखाई है, डेफिनेटली ये लाइट एनर्जी की वजह से ही है। ठीक है, हमने देखा होगा लाइट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कौन है, सन। ये सन जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है लाइट एनर्जी का, जो हमें देता है, जो हमें फ्री में मिल रहा है। ठीक है, कितनी बड़ी चीज़ है, और कहाँ कितनी दूर है सन, 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमसे, और यहाँ हमको लाइट एनर्जी दे रहा है। और इस लाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं, है ना। हमारा सेंसेशन ऑफ विज़न जो है वो इस लाइट एनर्जी की वजह से ही है। अब ये लाइट एनर्जी का सोर्स या तो नेचुरल हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है। या आर्टिफिशियल सोर्स हो सकता है बल्ब। So we can say the energy which produces sensation of vision in our eyes is called light energy. So वो एनर्जी जो हमें सेंसेशन ऑफ विज़न प्रोवाइड करे, जो हमें देखने की काबिलियत दे, किसी चीज़ को पहचानने की काबिलियत दे, वो कहलाती है लाइट एनर्जी। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी की, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, आजकल विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ भी काम हो नहीं पाते। सारे की सारे डिवाइस जो ऑपरेट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही ऑपरेट हो रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कहाँ से है, तो आप कहेंगे सर इस तरह से ये जो हमारे पावर हाउसेज होते हैं, सब स्टेशन होते हैं, वहाँ से मिलती है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वहाँ पर क्या होता है, एक पावर जनरेटिंग स्टेशन हो सकता है, पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ करंट इस तरह के वायर से दौड़ती हुई हमारे घरों तक आती है। ठीक है, सो ये जो वायर्स में इस तरह से करंट दौड़ रहा है ना, ये करंट कौन दौड़ रहा है, एक्चुअल में आपने देखा होगा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये जो करंट होती है ना, दिस करंट इज़ बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस। इट मीन्स कि यहाँ से इस कंडक्टिंग वायर से कौन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, और इनकी वजह से ही यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस वजह से है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन चार्जेस की एनर्जी की वजह से है, या इन चार्जेस के मोशन की वजह से। ठीक है, सो द एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रिफर्ड मूवमेंट ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये एनर्जी किस वजह से है, प्रिफर्ड मूवमेंट ऑफ चार्जेस, और वो चार्जेस कौन है, इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, और द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो अगर किसी वायर में चार्जेस का फ्लो हो रहा है, या चार्जेस मोशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि वो कंडक्टिंग वायर में ही फ्लो हो रहे हैं। इस तरह के चार्जेस जो हैं किसी सॉल्यूशन में, किसी लिक्विड में भी फ्लो हो सकते हैं। हमने देखा होगा नॉर्मली बैटरीज़ के केस में, है ना, जब हम बैटरीज़ की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चार्जेस जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, और फाइनली हमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी, एक सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। यस, न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज़ करता है ना। आपने सुना होगा बेसिकली जब भी किसी एटम्स की हम बात करते हैं तो उन एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह के जो न्यूक्लियस होते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना, ये कहलाते हैं न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो इस तरह के जब न्यूक्लियस या इस तरह के न्यूक्लियस जब आपस में रिएक्शन करते हैं, कौन सी रिएक्शन, या तो न्यूक्लियर फिजन या फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन या फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न, इस तरह की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये जो इस तरह की प्रोसेस होती है वो स्पेशल टाइप के रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में अगर होती है, तो ये न्यूक्लियॉन्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज़ करते हैं, है ना, और ये एनर्जी कहलाती है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज़ होती है कि इस एनर्जी को हमें कंट्रोल करना पड़ता है ना।
So the energy released by the nuclei during the fission और फ्यूज़न प्रोसेस, या तो हम न्यूक्लियर फिशन कर रहे हैं या फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न कर रहे हैं, ये दोनों प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो कहलाती है न्यूक्लियर एनर्जी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है। इस तरह से न्यूक्लियर पावर स्टेशंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जाती है और उसको कंट्रोल करके उसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी तो हम हमारी लाइफ में दिन रात यूज़ करते हैं, है ना। जब भी किसी हम बॉडी को कोई पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी अगर मोशन कर रही है तो इट मीन्स कि वहाँ पर किसी न किसी मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे होती है। हम इस तरह की पुलिस की बात करें, ठीक है, तो इनमें अपनी एक मैकेनिकल एनर्जी होती है। ये पुलिस जब रोटेट होती है तो ये क्या शो करती है, एक मैकेनिकल एनर्जी को शो करती है। इस तरह से लीवर्स जब ऑपरेट होते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी को शो करते हैं। इस तरह से एक्स या किसी कुल्हाड़ी या फिर किसी हथौड़ी का यूज़ जब आप करते हैं नेल्स को फिट करने में, इस तरह के स्क्रू को कसने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर इन सारी प्रोसेस में आप मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं या फिर मैकेनिकल एनर्जी को शो ऑफ कर रहे होते हैं। इस तरह से आप इंक्लाइंड प्लेन पर अगर खुद आप चढ़ रहे हैं, स्टेयर्स पर आप चढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी यहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी को ही आप डिफाइन कर रहे हैं या मैकेनिकल एनर्जी को आप रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, या मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से जो व्हील्स होते हैं, एक्सल्स होते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंजन की मैं बात करूँ तो वहाँ पर किसी पर्टिकुलर बॉडी मशीन के पार्ट्स की बात करूँ तो वहाँ पर भी उस तरह की मशीन्स का ऑपरेशन जो होगा, है ना, व्हील्स का मोशन होगा, वो सभी कुछ मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन कर रहे होंगे। अब अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल एनर्जी की, सो द एनर्जी possessed बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड और पोजिशन और चेंज इन द शेप इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। सो नॉर्मली मैकेनिकल एनर्जी को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, तो हमेशा हम किसी पर्टिकुलर बॉडी की मोशन को देखकर या किसी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखकर, है ना, हम मैकेनिकल एनर्जी को फील करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी बहुत तेज़ी से घूम रही है, बहुत तेज़ी से ऑपरेट हो रही है, बहुत तेज़ी से मोशन कर रही है, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर बॉडी की स्टेट में चेंज कर रहे हैं, सपोज़ कोई बॉडी खड़ी हुई है, आप उसे धक्का मारकर उसको मोशन में लाना चाह रहे हैं, या फिर कोई बॉडी सपोज़ मोशन में है, उसे आप धक्का मारकर उसे रोकना चाह रहे हैं या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये मैकेनिकल एनर्जी का ही एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेसिकली द एनर्जी possessed बाय द बॉडी, द एनर्जी possessed बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड और पोजीशन, है ना, इसकी स्पीड और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पजेज है बॉडी में, ठीक है, वो कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ स्पीड या पोजीशन की बात नहीं हो रही, अगर उसके शेप में चेंजेस किसी तरह के हो रहे हैं तो वो भी मैकेनिकल एनर्जी का ही एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, हमने आपसे कहा कि इसको दबाकर आप इसका शेप चेंज कर दीजिए। ऑब्वियसली अगर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं उसके शेप को चेंज करने में, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि उस बॉडी में मैकेनिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नॉर्मली मैकेनिकल एनर्जी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी पर्टिकुलर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो हम आने वाले फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो भी हम आने वाले फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैकेनिकल एनर्जी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली डिफाइन होती है किसी बॉडी के पोजीशन से, उसके मोशन से, उसके शेप स्ट्रक्चर से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमने देखिए एनर्जी के इतने सारे फॉर्म्स देखे। अब कुछ ऐसे एनर्जी के सोर्स भी हैं जो हमें नेचुरल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ये नॉर्मली कहलाते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या हम इसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी कह सकते हैं। इनमें होती है विंड एनर्जी, ठीक है, ओशियन वेव एनर्जी। विंड एनर्जी आपने देखा होगा अलग अलग जगह इस तरह से विंड मिल्स, पवन चक्की लगी होती है, और जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो ये इस तरह से घूमती है। ये जब रोटेट होती है तो ये टरबाइन को रोटेट करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पर इसका जो रोटेशन है, इस विंड मिल्स का रोटेशन है, वो विंड एनर्जी की वजह से हो पा रहा है। ओशन वेव्स की हम बात करें, इस तरह से टाइडल एनर्जीज जो होती है ना, इस तरह से बड़ी बड़ी लहरें समुद्र में जब उठती है, और वो लहरें, वो टाइड्स जो हैं वो बेसिकली किसी टरबाइन को ऑपरेट करती है या फिर
किसी पर्टिकुलर इस तरह से फ़ैन को ऑपरेट करती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर पाते हैं, तो वो बेसिकली एग्जांपल है टाइडल एनर्जी का। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगर ओशन थर्मल एनर्जी की बात करें तो इस तरह से जियोथर्मल एनर्जी होती है कि बेसिकली हमारी अर्थ में एक पर्टिकुलर सर्टेन लेवल पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट है। ठीक है, हीट एनर्जी अवेलेबल है और वो उस हीट एनर्जी का जब हम यूज़ करते हैं, है ना, टरबाइंस को ऑपरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, तो वहाँ पर ये जियोथर्मल एनर्जी को शो करता है। इसके बाद और होता है आपका बायोमास एनर्जी। इस तरह से जो क्रॉप्स होती है और आपके प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स के वेस्टेज होते हैं, उसका यूज़ करके जब हम एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो कहलाती है बायोमास एनर्जी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बायो खाद जो आजकल चल रही है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें ऑर्गेनिक खेती होती है, तो बेसिकली उसमें जो हम एनिमल्स के और प्लांट्स के जो वेस्टेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, खाद बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बायोगैस का यूज़ करते हैं, इस तरह के वेस्टेज का यूज़ करके बायोगैस जनरेट करने के लिए। सो बायोगैस भी फिर यूज़ होती है अलग अलग पर्पज़ से, जो रिप्लेसमेंट है एक तरह से एलपीजी का। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं एनर्जी के, और ये एक ऐसे सोर्सेज हैं जो ईश्वर की तरफ से हमें फ्री में मिले हुए हैं और हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे चारों तरफ अवेलेबल हैं और ये कभी ख़त्म भी नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और ये क्योंकि कन्वेंशनल नहीं है, ठीक है, शुरू से इसको यूज़ करना थोड़ा सा टफ होता है, सो डेफिनेटली यहाँ पर इसलिए हम इसे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसमें सोलर एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। सोलर एनर्जी का तो एक तरह से क्रांति चल रही है और आजकल जगह जगह सोलर पैनल्स लगे हुए हैं ताकि हम किस तरह से सन रेडिएशंस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाएँ। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, मज़ेदार लेक्चर था, नॉलेजफुल लेक्चर था। सो आप इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, तो डेफिनेटली अगर कोई डाउट आ रहा होगा तो वो डाउट ज़रूर क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अगेन। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारे आने वाले फर्दर लेक्चर्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक यू।